हेलो एवरीवन, दिस इज उत्कर्ष श्रीवास्तव और इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फॉर चैप्टर मनी एंड क्रेडिट क्लास 10 इकोनॉमिक्स। तो विदाउट एनी फर्दर डिले शुरू करते हैं हमारी वीडियो को। तो स्टार्ट करते हैं हमारे राउंड 1 के साथ और राउंड 1 में हम कवर करने वाले हैं 2 मार्क क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम का मतलब क्या होता है? बार्टर सिस्टम को हम हिंदी में कहते हैं विनिमय पद्धति। एक ऐसा सिस्टम जिसमें हम चीज़ों का लेन देन करते हैं, चीज़ों को खरीदते हैं, बेचते हैं विदाउट द यूज ऑफ मनी। मान लो मेरे पास चावल है, आपके पास गेहूं है, तो मैं आपसे गेहूं को खरीद लूंगा और आपको बदले में चावल दे दूंगा। तो इस पूरी प्रोसेस में मनी का कहीं भी इस्तेमाल नहीं होता है। तो बार्टर सिस्टम को क्या कहते हैं? Barter system refers to the system of exchange of goods and services. It is the system by which one commodity is exchanged for another without the use of money. इसका एक क्लियर एग्जाम्पल है taking wheat from a person in return of rice. किसी से गेहूं लेना और उसको बदले में चावल लेना। तो इस पूरी प्रोसेस में पैसे का इस्तेमाल नहीं हुआ। Moving on to next question. Why one cannot refuse a payment made in rupees in India? सिंपल है, इंडिया में अगर कोई भी पेमेंट किया जाता है रुपीज़ में तो किसी में भी ये हिम्मत नहीं है कि वो उस पेमेंट को एक्सेप्ट करने से मना कर दे। तो इसका रीज़न क्या है? किसी में इतनी हिम्मत क्यों नहीं है कि वो रुपीज़ में किए गए पेमेंट को रिफ्यूज़ कर दे, उसको लेने से मना कर दे? उसके 2 रीज़न है और दोनों ही लीगल रीज़न है, कानूनी रीज़न है। पहला रीज़न तो ये है कि हमारी गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट ने रुपी को ये अथॉरिटी दी है टू वर्क एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। हमारी जो गवर्नमेंट है यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये रुपी को अथॉरिटी देती है टू वर्क एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। और साथ ही साथ हमारे देश का जो कानून है वो ये भी कहता है कि अगर कोई इंसान रुपी में पेमेंट को एक्सेप्ट नहीं करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। अब इसको लिखोगे कैसे? वेरी सिंपल, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। वन कैन नॉट रिफ्यूज अ पेमेंट मेड इन रुपीज इन इंडिया बिकॉज रुपीज अ करेंसी विच हैज बीन ऑथराइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर एक्टिंग एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। और सेकेंड रीजन क्या है? हमारे देश का कानून, लॉ इन इंडिया हैज ऑल्सो लीगलाइज द यूज ऑफ रुपी एज द ओनली मीडियम ऑफ एक्सचेंज। इसीलिए कोई भी बंदा रुपी में किए गए पेमेंट के लिए मना नहीं कर सकता। मूविंग ऑन टू थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म कोलेट्रल? कोलेट्रल का मतलब क्या होता है? सिंपल भाषा में कहें, गिरवी रखना। जब भी आप लोन लेते हो तो जो भी सामान को आप गिरवी रखते हो, अपनी बाइक को, अपने घर को, वो आपका कोलेट्रल कहलाता है। देखो, जब भी लोन लिया जाता है तो 2 चीज़ें होती हैं। एक होता है लोन देने वाला, जो लोन दे रहा है, जिसको हम लेंडर कहते हैं। एक होता है जो लोन ले रहा है यानी कि बोरोवर। तो कोलेट्रल क्या होता है? कोलेट्रल बोरोवर का एक एसेट होता है और बोरोवर उसको इस्तेमाल करता है किस तरीके से? बोरोवर कोलेट्रल को क्या करता है? बोरोवर कोलेट्रल को एज अ प्रॉमिस लेंडर के पास रखता है और उससे बोलता है कि जब तक मैंने लोन वापस नहीं किया है तब तक ये कोलेट्रल आपके पास रहेगा। सपोज करो मेरे से कोई लोन लेता है, मेरे से राम ने 50,000 रुपये का लोन लिया और राम ने अपना कोलेट्रल, जो उसकी एक बाइक है, वो उसने मेरे पास रखी। तो राम मुझको बोलेगा, जो राम बोरोवर है, वो उसने मुझसे ये प्रॉमिस किया है कि जब तक ये लोन वो वापस नहीं करेगा तब तक उसका जो कोलेट्रल है, बाइक है, वो मेरे पास रहेगी। तो कोलेट्रल एक एसेट होता है बोरोवर का। कोलेट्रल इज एन एसेट विच बिलोंग्स टू बोरोवर एंड इज यूज्ड बाय द बोरोवर एज अ गारंटी टू लेंडर अंटिल द लोन इज रीपेड। अब सिंपल क्वेश्चन है कि जो लेंडर है, लोन देने वाला है, वो कोलेट्रल क्यों मांगता है? तो उसका सिंपल रीज़न है यार, अगर कोलेट्रल नहीं देगा तो फिर जो देने वाला, लोन देने वाला है, उसे कैसे विश्वास आएगा कि आप उसके पैसे वापस करोगे? सपोज करो आप मुझसे लोन लेते हो और आप अपनी कोई कीमती चीज़ मेरे पास रख के जाते हो तो मुझे एक विश्वास रहेगा यार, किसकी कीमती चीज़ मेरे पास है तो ये लोन वापस करने ज़रूर आएगा। तो लेंडर कोलेट्रल इसलिए मांगता है क्योंकि वो जो कोलेट्रल होता है वो एक गारंटी की तरह काम करता है, एक प्रॉमिस की तरह काम करता है, एक दिलासा की तरह काम करता है। लेंडर आस्क फॉर कोलेट्रल बिकॉज इट वर्क्स एज अ लीगल गारंटी अंटिल द लोन इज रीपेड। वेरी सिंपल, बहुत सिंपल क्वेश्चन है इस चैप्टर की। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिपॉजिट्स इन बैंक्स आर कॉल्ड डिमांड डिपॉजिट? जो बैंक में पैसा डिपॉजिट किया जाता है उसको ओवरऑल डिमांड डिपॉजिट क्यों कहा जाता है? तो देखो, बैंक में 2 टाइप के लोग होते हैं, डिपॉजिटर, बोरोवर। डिपॉजिटर्स जो अपना पैसा जमा करते हैं और बोरोवर्स जो बैंक से पैसा उधार लेते हैं। तो डिपॉजिटर्स अपना पैसा जमा करते हैं और उस पैसे को हम कहते हैं उन्होंने अपना पैसा डिपॉजिट किया है। अब साथ ही साथ जो डिपॉजिटर्स होते हैं उनके पास ये राइट है, अधिकार है कि जो भी उन्होंने अपना पैसा डिपॉजिट किया है वो उस पैसे को कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। जब भी उनको डिमांड आती है कि मुझे अपना पैसा विड्रॉ करना है, वो ऑन डिमांड अपने पैसे को कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। इसीलिए डिपॉजिट्स को डिमांड डिपॉजिट्स कहा जाता है। सिंपल है, वर्ड कहता है डिपॉजिटर ने डिपॉजिट किया तो हमने उसको डिपॉजिट बोल दिया। अब डिपॉजिटर जब भी चाहे ऑन डिमांड इन डिपॉजिट में से अपना पैसा निकाल सकता है, तो हमने इनको क्या कह दिया? डिमांड डिपॉजिट कह दिया। तो सिंपली डिमांड डिपॉजिट्स क्यों कहा जाता है? Because the account holder can withdraw their money
फ्रॉम देयर बैंक अकाउंट एट एनी टाइम एज पर देयर डिमांड। अब ये डिपॉजिट्स हमारी कैसे हेल्प करते हैं? इन डिपॉजिट्स की मदद से हम हमारे पैसे को सेफ हैंड्स में रख पाते हैं, एक सेफ जगह पर रख पाते हैं। आपके पास जो भी सरप्लस मनी होती है, एक्स्ट्रा मनी होती है, उसको आप बैंक में क्यों रखते हो? क्योंकि बैंक एक सेफ जगह है। तो ये डिपॉजिट्स हमें क्या मदद करते हैं? हम इन डिपॉजिट्स की मदद से हमारे पैसे को एक सेफ जगह पर रख पाते हैं। सिंपल देखो, ये सारे 2 नंबर के सवाल हैं, तो मिनिमम 2 पॉइंट्स तो हमें लिखने ही लिखने पड़ेंगे। और ज़्यादा लिख दो तो अच्छा है, लेकिन 2 पॉइंट से कम नहीं लिखना है। जितने नंबर का सवाल, मिनिमम उतने पॉइंट्स लिखकर आने हैं आपको एग्जाम में। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टेट द रोल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई का रोल बताना है, सिंपली कहें तो आरबीआई के फंक्शंस बताना है। तो ये 2 नंबर का सवाल है। आरबीआई के फंक्शंस बहुत ईजी हैं, तो आप 2 फंक्शन भी लिख सकते हो, 3 भी लिख सकते हो, लेकिन 2 से कम मत लिखना। तो आरबीआई के अगर हम फंक्शन, सबसे पहला फंक्शन क्या होता है यार? सबसे पहला फंक्शन है आरबीआई इशूज द करेंसी। ये जो आप नोट्स यूज करते हो, 10 रुपए के, 20 रुपए के कॉइन्स यूज करते हो, 5 रुपए के 10, ये कहाँ से आ रहे हैं? ये आरबीआई से आ रहे हैं। तो सबसे पहला आरबीआई का फंक्शन क्या होता है? दैट इट इशूज द करेंसी ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आरबीआई का दूसरा फंक्शन क्या होता है? आरबीआई का दूसरा फंक्शन होता है कि ये सभी बैंक का माई बाप है, तो ये सभी बैंक की देखभाल करता है। इट सुपरवाइजेस द फंक्शनिंग ऑफ ऑल फॉर्मल सोर्सेज ऑफ लोन्स। ये सुपरवाइज करता है कि कैसे जो बाकी जो बैंक्स हैं, जैसे आरबीआई इन सबका माई बाप है, पीएनबी का, एसबीआई का, ये सभी बैंक का, तो आरबीआई देखता है कि ये बैंक कैसे काम कर रहे हैं, सुपरवाइज करता है इन बैंक की एक्टिविटीज को। तो ये तो हमारे 2 फंक्शन हो गए। एक और अगर आपको इसमें लिखना है तो लिख सकते हो, इट ऑल्सो इशूज गाइडलाइंस। जो आरबीआई है वो गाइडलाइंस इशू करता है, वो हर बैंक को बताता है कि कितने डिपॉजिट पर कितना इंटरेस्ट रेट देना है, कितने लोन पर कितना इंटरेस्ट रेट देना है। तो आरबीआई की तो वैसे तो 6-7 फंक्शंस है। ये 2 नंबर का सवाल है, तो 3 फंक्शन लिख दिए, बहुत अच्छा है। पहला करेंसी इशू करता है, दूसरा सुपरवाइज करता है, और तीसरा गाइडलाइंस इशू करता है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, What do you mean by SHG and write its basic objective? SHG का फुल फॉर्म होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो what do you mean by self help group and write its basic objective? तो सेल्फ हेल्प ग्रुप जो वर्ड है उसी से पता चलता है स्वयं सहायता समूह। ऐसे समूह जो खुद की सहायता के लिए बनाए जाए, स्वयं की सहायता के लिए बनाए जाए। सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होते हैं? ये 15 से 20 लोगों के ग्रुप होते हैं, और ये ग्रुप में क्या होता है, ये लोग रेगुलरली मिलते हैं और पैसे की सेविंग्स करते हैं। और जो सेविंग्स होती है वो डिपेंड करती है हर इंसान के काम पर। कोई इंसान कोई अच्छा काम करता है तो वो हर रोज़ के 100 रुपये तक सेव कर लेता है। कोई इंसान कुछ कम सैलरी वाला काम करता है तो वो 5-10 रुपये, 20 रुपये सेव करता है। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या है? सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आर द ग्रुप ऑफ 15 to 20 मेंबर्स हु मीट्स एंड सेव्स रेगुलरली एज पर देयर कैपेबिलिटी टू सेव। उसके बाद अब सेल्फ हेल्प ग्रुप का ऑब्जेक्टिव क्या है, सेल्फ हेल्प ग्रुप का एम क्या है? बेसिकली सरकार ने ये सेल्फ हेल्प ग्रुप का कॉन्सेप्ट इसलिए चलाया है क्योंकि वो चाहते हैं कि जो ग्रामीण इलाके हैं, ग्रामीण इलाकों के जो लोग हैं, रूरल एरियाज के जो लोग हैं, पर्टिकुलरली वुमेन, इनको वो ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, इनको वो संगठित करना चाहते हैं छोटे छोटे ग्रुप्स में, और उनको बताना चाहते हैं कैसे वो अपने पैसे को सेव कर सकते हैं और आत्मनिर्भर बन सकते हैं, सेल्फ रिलायंट बन सकते हैं। तो बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप इज टू ऑर्गेनाइज रूरल पुअर, particularly women, into small self help groups and to make them to collect their money and to make them to collect their savings so that वो सेल्फ रिलायंट बन सके। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो वर्ड में ही दिख रहा है ना यार, सेल्फ हेल्प ग्रुप, खुद की सहायता के लिए जो ग्रुप्स बनाए जाए उनको सेल्फ हेल्प ग्रुप कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय चेक? चेक आप सबने देखा होगा, आपके घर में किसी ना किसी मम्मी या पापा की एक चेक बुक होगी, तो चेक आप सबने देखा है। चेक में क्या होता है, मान लो मेरे पास मेरी चेक बुक है, तो चेक क्या है, सिंपली एक पेपर है, और मेरे पास मेरी चेक बुक है, तो मैं उससे क्या करूँगा, किसी के नाम चेक काटूंगा। मान लो मैंने राम के नाम पे 10,000 रुपये की चेक काटी, तो इसका क्या मतलब है, राम जाएगा बैंक में, बताएगा कि जो अकाउंट होल्डर है वो चाहता है कि इस चेक पे जितना भी पैसा लिखा हुआ है, यानी 10,000 रुपये, वो राम के नाम ट्रांसफर कर दिया जाए। चेक का काम यही होता है। तो चेक सिंपली एक पेपर होता है जो बैंक को बताता है कि जो अकाउंट होल्डर है वो चाहता है कि उसके अकाउंट में से एक फिक्स अमाउंट ऑफ मनी, मतलब जितना भी पैसा उसने चेक पे लिख रखा है, वो मनी उस इंसान को दे दिया जाए जिस इंसान के नाम पर चेक इशू हुआ है, चेक काटा गया है। सिंपली इसको कैसे लिखोगे, अ चेक इज अ पेपर इंस्ट्रक्टिंग द बैंक टू पे अ सर्टेन अमाउंट फ्रॉम अकाउंट होल्डर्स अकाउंट टू द पर्सन टू द होम द चेक हैज बीन इशूड। ये एक चेक आपको दिख रहा होगा, एसबीआई का चेक है, एक सैंपल चेक है, ठीक है, आप सबने ये देखा होगा। अब बेसिकली मेरा मोटिव क्या है इस वीडियो का, मैं पहले आपको हिंदी में आंसर समझा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको इंग्लिश में ये सारी चीज़ें पढ़ता हूँ। मेरा मोटिव है कि मुझे आपको ये सारे आंसर रटवाने नहीं है, मैं आपको पहले समझाना चाहता हूँ, इसलिए पहले मैं आपको आंसर नहीं दिखाता,
उसके बाद आप खुद ब खुद जब आंसर समझ जाओ तो इंग्लिश में तो आप खुद ब खुद लिखाओगे पेपर में, और हिंदी वाले बच्चों को भी हेल्प मिलेगी अगर मैं हिंदी में समझाऊंगा यहाँ पे। तो दोनों हिंदी इंग्लिश वाले बच्चों के लिए ये वीडियो है, और साथ ही साथ ये वीडियो रटने से ज़्यादा फोकस कर रही है कॉन्सेप्ट को समझने पर, ठीक है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन क्रेडिट। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म्स ऑफ क्रेडिट? क्रेडिट क्या है? सिंपली हम जानते हैं कि जब भी आप लोन लेते हो तो दो लोग होते हैं, लोन देने वाला यानी कि लेंडर, लोन लेने वाला यानी कि बोरोवर। तो सिंपली क्रेडिट एक समझौता है लेंडर और बोरोवर के बीच में, और वो समझौता क्या कहता है, बोरोवर लेंडर से कुछ पैसा लेता है या कोई भी चीज़ लेता है जिसकी उसे ज़रूरत होती है, और बोरोवर लेंडर को प्रॉमिस करता है कि वो एक फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम के बाद वो जो लोन लिया है उसको वापस कर देगा। तो क्रेडिट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन लेंडर एंड बोरोवर इन विच लेंडर सप्लाइज मनी, एसेट और वॉट एवर रिक्वायर्ड। ज़रूरी नहीं है पैसे का ही लोन ले, किसी और चीज़ का भी लोन हो सकता है। जैसे गांव में वो लोग ट्रैक्टर का लोन ले लेते हैं, वो कहते हैं आप मुझे अपना ट्रैक्टर दे दो एज अ लोन फॉर 20 डेज खेती के लिए। तो ज़रूरी नहीं है पैसे का ही लोन हो, किसी भी चीज़ का लोन हो सकता है। तो क्रेडिट एक एग्रीमेंट है लेंडर और बोरोवर के बीच में, इन विच लेंडर सप्लाइज मनी, एसेट्स और वट एवर रिक्वायर्ड टू बोरोवर, एंड द बोरोवर मेक्स अ प्रॉमिस टू रीपे द लोन आफ्टर अ फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम। और टर्म्स ऑफ क्रेडिट क्या होता है, अब जब भी आप लोन लेने जाते हो तो आप कुछ चीज़ों के बारे में पता करते हो, जैसे लोन पे कितना इंटरेस्ट रेट लगने वाला है, कितने महीने बाद वापस करना पड़ेगा, कितना वापस करना पड़ेगा, और जब वापस करेंगे तो कैसे कैश में वापस करना है, चेक में वापस करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, क्या गिरवी रखना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें आप पता करते हो ना। इन्हीं सारी चीज़ों को हम कहते हैं क्रेडिट से जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन। तो जितनी भी क्रेडिट से जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशंस होती हैं, लोन लेने से जुड़ी जितनी भी इन्फॉर्मेशंस होती हैं, उन सबको हम कहते हैं टर्म्स ऑफ क्रेडिट। इंटरेस्ट रेट, कोलेट्रल, डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड, मोड ऑफ रीपेमेंट एंड ऑल द अदर नेसेसरी इन्फॉर्मेशंस रिलेटेड टू क्रेडिट आर कॉल्ड टर्म्स ऑफ क्रेडिट। तो ये दोनों क्वेश्चन हो गए हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं, एक्सप्लेन द टर्म डेब्ट ट्रैप। अब ये एक ऐसा टर्म है जो ज़्यादातर लोगों को समझ नहीं आता, बट ये मैं 2 मिनट में समझा दूंगा। डेब्ट ट्रैप का मतलब होता है कर्जे में फंसना। मान लो आप लोन लेते हो और सोचते हो कि इस लोन से आपको हेल्प मिलेगी, आपका बिजनेस ग्रो करेगा, लेकिन आपका बिजनेस ग्रो नहीं करता और आप लॉस में चले जाते हो। तो ये दुनिया वाले क्या बोलेंगे कि यार वो कर्ज में फंस गया है। यही सिचुएशन को हम कहते हैं डेब्ट ट्रैप। डेब्ट ट्रैप एक ऐसी सिचुएशन है जब जिसमें जो बोरोवर होता है यानी कि लोन लेने वाला होता है, उसको लोन वापस करने में बहुत मुश्किल आती है, बहुत डिफिकल्टी आती है। तो डेब्ट ट्रैप सिंपली क्या है, इट इज़ अ सिचुएशन इन विच अ बोरोवर फाइंड्स इट वेरी डिफिकल्ट टू रीपे द क्रेडिट अमाउंट। जो उसने लोन लिया है उसको वापस करने में बहुत दिक्कत आती है। और ये जो सिचुएशन है कर्जे में फंसने की, ये बहुत कॉमन है रूरल एरियाज़ में, गांव में बहुत कॉमन है। क्योंकि क्या होता है, गांव में जो किसान होते हैं वो लोन ले लेते हैं और अनफॉर्चुनेट अपनी खेती के लिए लोन ले लेते हैं, और कई बार ऐसा होता है जब ज़्यादा बारिश की वजह से या बारिश ना होने की वजह से उनकी फसल बर्बाद हो जाती है। तो ऐसे में क्या हो जाता है, वो कर्जे में फंस जाते हैं। तो गांव में ये सिचुएशन बहुत कॉमन होती है, और कई बार ये सिचुएशन जो होती है ना, वो इंसान की ज़िंदगी को और बदतर बना देती है। मान लो किसी के पास अब कर्ज वापस करने के लिए पैसा नहीं है, तो वो उसे क्या करना पड़ता है, उसकी जो थोड़ी बहुत ज़मीन है उसको भी बेचना पड़ता है कर्जा वापस करने के लिए। तो डेब्ट ट्रैप एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें बोरोवर को लोन वापस करने में बहुत मुश्किल आती है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू सेल्फ हेल्प ग्रुप हेल्प बोरोवर्स टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ कोलेट्रल। अब सेल्फ हेल्प ग्रुप कैसे, देखो बोरोवर्स का मतलब लोन लेने वाले, ठीक है। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप कैसे हेल्प करते हैं बोरोवर्स को टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ कोलेट्रल। प्रॉब्लम ऑफ कोलेट्रल है क्या? प्रॉब्लम ऑफ कोलेट्रल जनरली आप ग्रामीण इलाकों में देखोगे, गांव के एरियाज में, कि वहाँ पर लोग इतने गरीब हैं कि उनके पास कोलेट्रल यानी गिरवी रखने के लिए कुछ है ही नहीं। तो अब जिसके पास गिरवी रखने के लिए कुछ नहीं है, उसको बैंक से तो लोन मिलेगा नहीं। तो उसको कहाँ से लोन मिलेगा? उसको लोन फिर मिल पाता है इकलौता या तो किसी साहूकार के पास जाओ जो हद से ज़्यादा इंटरेस्ट रेट लगा देगा, जो आपको शोषण करेगा, या फिर कोई ऑप्शन नहीं बचता है। तो उस टाइम पर मदद करता है आपको सेल्फ हेल्प ग्रुप। सेल्फ हेल्प ग्रुप कहता है अगर आपके पास कोलेट्रल नहीं है चलेगा बॉस, हम आपको तब भी लोन देंगे। एक्चुअली सेल्फ हेल्प ग्रुप कैसे हेल्प करता है बोरोवर्स को टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ कोलेट्रल। क्या होता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप हम पढ़ चुके हैं, 15 से 20 लोगों का ग्रुप होता है, सेविंग्स करते हैं। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप अपने मेंबर्स को कहता है कि अगर किसी भी बंदे को लोन चाहिए है तो वो इस ग्रुप की सेविंग से लोन ले सकता है एट रीजनेबल इंटरेस्ट रेट, एट लो इंटरेस्ट रेट, विदाउट एनी कोलेट्रल। अब विदाउट एनी कोलेट्रल क्यों? सिंपली कोलेट्रल कहाँ पे लगता है, आपको सामान गिरवी कहाँ पे रखने की जरूरत पड़ती है? जहाँ पे आप किसी अनजान इंसान से लोन लो। आप बैंक से लोन लेने जाओगे, वो आपको नहीं जानता, आप बैंक को नहीं जानते, वो आपसे कुछ गिरवी रखने के लिए मांगेगा। आप साहूकार के पास जाओगे, हो सकता है साहूकार आपको नहीं जानता हो, आप साहूकार को नहीं जानते हो, पहली बार लोन मांग रहे हो, वो आपको कुछ गिरवी रखने के लिए बोलेगा। लेकिन अगर आप अपने किसी खास दोस्त से बोलोगे कि भाई
लोन दे दे, तो वो आपको क्या बोलेगा, भाई कुछ गिरवी रखने की जरूरत नहीं है, बस लोन टाइम से दे देना। यही कॉन्सेप्ट होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप में। सेल्फ हेल्प ग्रुप में आप रेगुलर सेविंग्स करते हो, सारे लोग आपकी जान पहचान के होते हैं, तो आपको ईजिली वहाँ से लोन मिल जाता है और सेल्फ हेल्प ग्रुप में आपको कोलेट्रल रखना भी नहीं पड़ता। इसको लिखोगे कैसे कि सेल्फ हेल्प ग्रुप आर ग्रुप ऑफ 15 to 20 members who meets and saves regularly and also they allow people to take loans। वो अलाउ करते हैं लोगों को लोन लेने के लिए from their own group savings at a reasonable interest rate without any collateral, and in this way self help group help borrowers to overcome the problem of collateral। समझे, इट्स अ वेरी इजी कॉन्सेप्ट। यहाँ तो खत्म होते हैं हमारे सारे 2 मार्क क्वेश्चंस। मूविंग ऑन टू राउंड 2। राउंड 2 में हम डील करने वाले हैं 3 मार्क क्वेश्चंस के साथ। और बेसिकली मैं बोलूँ ना, जो 2 और 3 नंबर के सवाल होते हैं ना, ऑलमोस्ट सेम सवाल होते हैं, बस लैंग्वेज को ट्विस्ट कर देते हैं। जैसे अभी आप देखोगे सवाल तो आपको समझ में आएगा कैसे लैंग्वेज ट्विस्ट करते हैं। जो क्वेश्चन हमने दो नंबर वाले क्वेश्चन में सॉल्व किया है, वही हम 3 में भी करेंगे, वेरी सिमिलर, बस ये लैंग्वेज को चेंज करने के। इतने से सवाल को इतना बड़ा दिखा देंगे जबकि पूछ रहे होंगे वही चीज़ जो 2 नंबर में पूछ रहे थे। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 नंबर का सवाल है, यानी कि मिनिमम 3 पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे। व्हाट इज मनी? पहला सवाल, वाई इज मॉडर्न मनी करेंसी रुपी एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज? तो अब यहाँ देखो, इन्होंने सवाल वही पूछा है जो हम 2 नंबर में करके आए हैं, बस 2 सवालों को मिला दिया है, 2 क्वेश्चंस को मिला दिया है। तो आपको इनकी लैंग्वेज ट्विस्ट करने को समझना है कि इन्होंने थोड़ा सा लैंग्वेज को ट्विस्ट किया है, छोटे से सवाल को बड़ा सवाल बना दिया। लेकिन आपको तो पता है सवाल का जवाब, मनी क्या है? मनी एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। किसी भी बंदे के पास मनी हो तो वो किसी भी चीज़ को खरीद सकता है, बेच सकता है। तो क्या लिखोगे? मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज इन ट्रांजेक्शंस। अ पर्सन हैविंग मनी कैन इजीली बाय और सेल एनी कमोडिटी। अब दूसरा सवाल आपसे क्या पूछा कि रुपी को एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज में क्यों माना गया? तो ये सवाल तो हम सॉल्व करके आए ना 2 नंबर में। क्यों माना जाता है रुपी को एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज? तो पहला, क्योंकि ये भारत सरकार के द्वारा ऑथराइज्ड है, इसको भारत सरकार के द्वारा पावर मिली है टू एक्ट एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। रुपी करेंसी इज एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिकॉज इट हैज बीन ऑथराइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और दूसरा, अगर कोई बंदा कहता है कि मैं रुपी में पेमेंट नहीं लूंगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो जाती है। ये हमारे देश का कानून कहता है, मैं नहीं कह रहा हूँ। द लॉ ऑल्सो लीगलाइजेस दैट नोबडी इन द कंट्री कैन रिफ्यूज टू टेक पेमेंट मेड इन रुपीज। इसीलिए हम रुपी को एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट करते हैं। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखा, बहुत सिंपल सवाल था। व्हाट इज कोलेट्रल? व्हाई डू लेंडर्स आस्क फॉर कोलेट्रल व्हाइल लेंडिंग? अब ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, आप 2 नंबर में करके आए हो। ये मैंने 3 नंबर में इसलिए रखा है क्योंकि आपको समझना है कि अब 2 नंबर में था तो आपने इतना सा लिख दिया, बन गया। 3 नंबर में आप कैसे 3 पॉइंट लिखोगे, ये आपको समझना है। सबसे पहला पॉइंट तो आ जाएगा कोलेट्रल क्या होता है। कोलेट्रल सिंपली एक एसेट होता है बोरोवर का, और बोरोवर इसकी मदद से क्या करता है, लेंडर से लोन लेता है और कोलेट्रल का इस्तेमाल करता है एज ए गारंटी। ठीक है, वेरी सिंपल। तो कोलेट्रल यानी कि गिरवी जो भी सामान आप गिरवी रखते हो वो आपका कोलेट्रल कहलाता है। तो जो बोरोवर होता है वो अपना एक सामान लेंडर के पास गिरवी रखता है, लेंडर बदले में उसे लोन देता है, वेरी सिंपल। तो कोलेट्रल इज एन एसेट विच बिलोंग्स टू द बोरोवर एंड इज यूज्ड बाय द बोरोवर एज ए गारंटी टू लेंडर अंटिल द लोन इज रीपेड। ठीक है, अब दूसरा सवाल था लेंडर कोलेट्रल क्यों मांगता है, ये भी हम पढ़ के आए। लेंडर कोलेट्रल मांगता है 2 रीजंस की वजह से। जो लोन दे रहा है वो आपसे कोलेट्रल क्यों मांगता है? 2 रीजंस की वजह से। पहला रीजन तो ये है कि जो लेंडर, अगर कोलेट्रल आपके पास आ जाए तो आपको एक दिलासा रहती है कि यार जो बोरोवर है वो अपनी कीमती चीज़ मेरे पास रख गया है, अब वो लोन वापस करने ज़रूर आएगा। तो आपके मन में एक गारंटी टाइप रहती है। मान लो मैंने एग्जांपल दिया ना, मैंने किसी को लोन दिया 50,000 रुपये का और वो अपनी बाइक मेरे पास रख के चला गया, तो मेरे अंदर एक वो रहेगी, एक दिलासा रहेगी, एक गारंटी टाइप रहेगी कि यार ये बाइक उसके लिए एक कीमती चीज़ है, तो वो 50,000 रुपये वापस करने ज़रूर आएगा। तो पहला, लेंडर कोलेट्रल क्यों मांगते हैं? बिकॉज जो कोलेट्रल है वो एक गारंटी की तरह काम करता है, एक प्रॉमिस की तरह काम करता है। ठीक है, और दूसरा, मान लो अगर बोरोवर पैसा वापस करने नहीं आया तो क्या करोगे? मान लो मैंने जैसे 50,000 रुपये का लोन दिया था, वो पैसा वापस करने नहीं आया, उसकी बाइक मेरे पास है, तो ऐसे में मैं क्या करूँगा, इस बाइक की मदद से मैंने जो उसको लोन दिया था वो पैसा मैं निकाल सकता हूँ, मैं इस बाइक को बेच दूंगा, मुझे 50,000 रुपये मेरे पास आ जाएंगे। दिस इज द पॉइंट। ठीक है, 2 रीज़न होते हैं लेंडर कोलेट्रल क्यों मांगता है। पहला, क्योंकि कोलेट्रल एक गारंटी का काम करता है, और दूसरा, मान लो कल को बोरोवर लोन वापस नहीं करता है तो जो लेंडर है, लोन देने वाला है, वो इस कोलेट्रल की मदद से अपना जो क्रेडिट उसने दिया था, जो लोन दिया था, वो पैसा निकाल सकता है। मेरे पास जो उसकी बाइक है मैं उसको बेच दूंगा या फिर उसका इस्तेमाल करना शुरू कर दूंगा, तो मेरे 50,000 रुपये निकल आएंगे। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया। यहाँ पे हमने 3 पॉइंट भी लिख दिए, 3 नंबर का सवाल था, मिनिमम 3 पॉइंट्स तो लिख के आने हैं 3 नंबर के सवाल में। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट
मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट एंड इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट। तो फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट में कौन कौन आ जाता है? बैंक्स आ जाते हैं, कोऑपरेटिव्स आ जाते हैं, और इनफॉर्मल में कौन कौन आ जाता है? मनी लेंडर्स आ जाते हैं, फैमिली आ जाती है, फ्रेंड्स आ जाते हैं, ट्रेडर्स आ जाते हैं। तो फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट में सारी एक्टिविटीज़ की देखभाल करने के लिए आरबीआई होता है, आरबीआई सुपरवाइज करता है फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट को, लेकिन इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट में कोई भी नहीं होता है सुपरवाइज करने के लिए। इसीलिए इनफॉर्मल में वो लोग चाहे जितना लोन पे इंटरेस्ट रेट चार्ज कर सकते हैं, कुछ भी गिरवी रखने के लिए मांग सकते हैं। तो फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट में आरबीआई है जो सुपरवाइज करता है, आरबीआई सुपरवाइजेस द फंक्शनिंग ऑफ फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट। इनफॉर्मल में देयर इज नो ऑर्गेनाइजेशन टू सुपरवाइज। फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट में क्या होता है? जनरली आपको लो इंटरेस्ट रेट देना पड़ता है एज कम्पेयर टू इनफॉर्मल। अगर आप एक बैंक से लोन लेते हो तो आपको कम ब्याज देना पड़ेगा, कम इंटरेस्ट रेट आप पर चार्ज किया जाएगा। लेकिन अगर आप किसी साहूकार जमींदार से लोन लेते हो तो आपको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा, ज़्यादा ब्याज देना पड़ेगा। ठीक है। थर्ड थिंग, जो फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट होते हैं उनका मेन मोटिव होता है सोशल वेलफेयर, समाज की भलाई, समाज का डेवलपमेंट। ठीक है, वो चाहते हैं कि जो इंडस्ट्रीज उनसे लोन ले रही हैं वो ग्रो करें। लेकिन जो इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट होते हैं उनका मेन मोटिव होता है लोन देने के पीछे प्रॉफिट मेकिंग। उनको कोई मतलब नहीं होता है कि जो बंदा उनसे लोन ले रहा है उसका प्रॉफिट हो भी रहा है या नहीं। उनको बस इससे मतलब होता है कि जिसने भी उससे लोन लिया वो टाइम पे लोन वापस करे और फिर बाहर में जाए। मान लो आप किसी साहूकार से लोन लेते हो तो उसे कोई मतलब नहीं है कि आपकी खेती कैसी गई कैसी नहीं गई, उसको मतलब है कि बस टाइम पे उसका लोन वापस कर देना। इसीलिए जो मेन मोटिव होता है यहाँ पर फॉर्मल सोर्स में वो क्या होता है? सोशल वेलफेयर। और इनफॉर्मल में मेन मोटिव होता है हमारा प्रॉफिट मेकिंग। फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट में हमारे बैंक्स और कोऑपरेटिव्स आ जाते हैं। इनफॉर्मल सोर्स में कौन आ जाते हैं? मनी लेंडर्स, ट्रेडर्स, रिलेटिव फ्रेंड। एक और पॉइंट मैं ऐड करूंगा, फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट में कोई भी इंसान आपके साथ अनफेयर ट्रीटमेंट नहीं कर सकता। मान लो आपने बैंक से लोन लिया और बैंक को लोन वापस करने में आपसे थोड़ी देरी हो गई, तो ऐसा नहीं है बैंक का मैनेजर आएगा आपको 2-3 थप्पड़ वप्पड़ लगाएगा और लोन के पैसे वापस ले लेगा, ऐसा नहीं होगा। तो यानी कि फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट में आपके साथ अनफेयर मीन्स एक गलत व्यवहार नहीं होता है, लेकिन इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट में आपके साथ अनफेयर मीन्स यूज किए जा सकते हैं, गलत व्यवहार हो सकता है, गुंडागर्दी की जा सकती है। ये तो थे हमारे 5 डिफरेंस, कोई जो आपको 3 अच्छे लगे पेपर में लिखा। एक्सप्लेन लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक, या फिर हाउ डू बैंक मीडिएट्स बिटवीन दोज हु हैव सरप्लस मनी एंड दोज हु नीड मनी। सिंपल देखो, ये 2 सवाल सेम है, लेकिन आप लैंग्वेज में देखो, एक दोनों में बात वही पूछी गई है। पहले मैं 5 शब्द में पूछ लिया एक्सप्लेन लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक, दूसरे सवाल में उसी को और बड़ा कर दिया, हाउ डू बैंक मीडिएट्स बिटवीन दोज हु हैव सरप्लस मनी एंड दोज हु नीड मनी। सिंपली आपको बताना है बैंक कैसे काम करता है। तो देखो, बैंक में जाने वाले 2 लोग होते हैं, डिपॉजिटर, बोरोवर। डिपॉजिटर जाकर अपना एक्स्ट्रा पैसा बैंक में डिपॉजिट कराते हैं, बदले में जो बैंक होता है वो उन सभी डिपॉजिट्स पर इंटरेस्ट रेट देता है। मान लो मैंने 10 रुपये जमा कराया तो बैंक मुझे 2-3% इंटरेस्ट रेट देगा। मान लो मैंने 10 रुपये जमा कराया, बैंक मुझे 3% इंटरेस्ट रेट दे रहा है पर एनम, तो 1 साल बाद मेरा पैसा 13 रुपये हो जाएगा। अब फिर बैंक क्या करता है, मैंने जो पैसा डिपॉजिट किया उसकी मदद से किसी और को लोन देता है। मान लो राम आया, राम ने 10 रुपये का लोन ले लिया और बैंक ने उस पर इंटरेस्ट रेट चार्ज कर दिया 5%। यानी कि बैंक ने डिपॉजिट पे मुझे दिया लो इंटरेस्ट रेट 3% और लोन पे चार्ज किया एक हाई इंटरेस्ट रेट यानी कि 5%। ठीक है, तो बैंक ने राम को लोन दिया 10 रुपये का और उसको बोला कि 1 साल बाद जब आप पैसा वापस करोगे तो 5% इंटरेस्ट के साथ यानी कि 15 रुपये वापस करना। तो 1 साल बाद राम बैंक को देगा कितना? 15 रुपये, बैंक मुझको दे देगा 13 रुपये। तो ये जो 15 - 13 2 रुपये बचेंगे, ये चले जाएंगे बैंक के अकाउंट में। तो सिंपल है, बैंक डिपॉजिट, जो बैंक में डिपॉजिट्स होते हैं बैंक उन पर इंटरेस्ट रेट देता है, लेकिन वो जो इंटरेस्ट रेट होता है वो लो इंटरेस्ट रेट होता है, और बैंक जो बोरोवर को लोन देता है उस पर वो ज़्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है, और ये जो डिफरेंस होता है इंटरेस्ट रेट में ये बन जाता है बैंक का सोर्स ऑफ इनकम। Moving on to our next question, which government body supervises the functioning of formal source of loans in India? Explain its functioning. तो इंडिया में कौन सी बॉडी है जो सारे फॉर्मल सोर्स ऑफ लोन्स को सुपरवाइज करती है? सबको पता है यार, वेरी ऑब्वियस, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सुपरवाइज करती है ऑल द फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट। अब इसमें देखो, सवाल वही है जो हम 2 नंबर में करके आए हैं, लेकिन यहाँ पर इसको थोड़ा अलग तरीके से पूछ लिया। इसमें इन्होंने बोला इसकी फंक्शनिंग, यानी कि 3 नंबर का सवाल है, 3 फंक्शन लिख दो। पहला फंक्शन बढ़ गया है, करेंसी इशू करता है। दूसरा फंक्शन, वैसे अगर जिसमें दिमाग होगा वो बहुत ही स्मार्टली लिख देगा, पहला फंक्शन करेंसी इशू करता है, दूसरा फंक्शन क्वेश्चन में ही लिखा है, सुपरवाइज करता है सारे फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट को, तीसरा फंक्शन सारे बैंक को मॉनिटर करता है कि वो अपने पास एक मिनिमम कैश बैलेंस मेंटेन कर रहे हैं या नहीं। एक मिनिमम कैश बैलेंस मेंटेन करने का मतलब होता है जब डिपॉजिटर अपना पैसा डिपॉजिट कराता है बैंक अकाउंट में, तो ऐसा नहीं है कि बैंक वाले पूरा डिपॉजिटर का पैसा लेकर लोन दे देते हैं,
वो उसमें से कुछ पैसा अपने पास बचा कर भी रखते हैं, जिससे मान लो कल को कोई डिपॉजिटर आए अपना पैसा मांगे तो उसको वो कुछ पैसा दे सके। तो बैंक चेक करता है कि क्या बैंक ऐसा तो नहीं है कि वो सारे पैसे का लोन दे रहे हैं, इसीलिए बैंक को रेगुलरली चेक करना होता है कि बैंक मिनिमम कैश बैलेंस मेंटेन कर रहे हैं या नहीं। थर्ड फंक्शन बैंक का क्या होता है, बैंक ये भी देखता है कि ये जो आरबीआई ये भी देखता है कि ये जो बैंक्स हैं ये ऐसा तो नहीं सिर्फ उन्हीं लोगों को लोन दे रहे हैं जिनका बड़ा बड़ा बिजनेस है, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, और उनको लोन नहीं दे रहा है जो स्मॉल बोरोवर्स हैं, स्मॉल ट्रेडर्स हैं। यानी कि बैंक क्या करता है, बैंक इंश्योर करता है कि सिर्फ उन्हीं लोगों को लोन ना दिया जाए जो अच्छा कर रहे हैं, उनको भी लोन दिया जाए जो छोटे छोटे पुअर लोग हैं, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, स्मॉल फार्मर्स हैं, स्मॉल बोरोवर्स हैं। तो ये तो सिंपल है। कौन सा बैंक सुपरवाइज करता है, आरबीआई सुपरवाइज करता है। इसके 3 फंक्शन लिखे हैं। ये सवाल पे मैं ज़्यादा रुकूंगा ही नहीं, हम ये सवाल तो बिल्कुल पढ़ चुके हैं, याद है बिल्कुल। नेक्स्ट, वाई डू मोस्ट ऑफ रूरल हाउस होल्ड स्टिल रिमेन डिपेंडेंट ऑन इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट इन इंडिया। देखो सिंपल क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो आज भी जो कई ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पर जो लोग हैं वो अभी भी इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट लेते हैं, फॉर्मल क्यों नहीं ले रहे हैं। इसका सिंपल जवाब है, इसके 3 रीज़न लिखने पड़ेंगे क्योंकि 3 नंबर का है। तो पहला रीज़न क्या बनता है कि लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ बैंक्स। बैंक इतने अवेलेबल है नहीं आज के टाइम पर, बैंक अभी भी भारत के सारे एरियाज़ में नहीं पहुंच पाए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि लोगों को डिपेंड करना पड़ रहा है इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट पर। लोगों को मजबूरी में ज़मींदार से, किसी रिश्तेदार से, किसी साहूकार से लोन लेना पड़ रहा है। पहला ये रीज़न है। सेकेंड रीज़न है कि प्रॉब्लम ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। आज भी कई ग्रामीण इलाके में लोग ऐसे हैं जिनके पास बेसिक डॉक्यूमेंट्स नहीं है, उनका आधार कार्ड नहीं है, उनका बैंक अकाउंट नहीं है, उनका पैन कार्ड नहीं है। तो जिसके पास यही डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो उसको तो बैंक लोन देगा ही नहीं। तो इन सब प्रॉब्लम्स की वजह से जब उनको बैंक लोन नहीं देता है तो उनको इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट ही लेना पड़ता है। तो प्रॉब्लम ऑफ डॉक्यूमेंटेशन दूसरी चीज़ है। और तीसरी, लैक ऑफ कोलेटरल। भारत में कुछ लोग इतने गरीब हैं कि उनके पास गिरवी रखने को सामान नहीं है, और जिसके पास गिरवी रखने को सामान तक नहीं है उसको बैंक लोन देता नहीं है। तो उनको फिर से क्या करना पड़ता है, किसी इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट से लोन लेना पड़ता है, किसी भाई से, साहूकार से लोन लेना पड़ता है। और मेरे हिसाब से एक और जो रीज़न ऐड होना चाहिए वो होना चाहिए एजुकेशन। कि हमारे देश में कई ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर एजुकेशन नाम मात्र का है, मतलब कहने को तो लोग एजुकेटेड हैं बस असल में है नहीं। क्योंकि अगर एजुकेशन होगा तो सब लोगों के पास सब लोग अवेयर होंगे, सबके पास उनके बेसिक डॉक्यूमेंट्स होंगे, सब बैंक की एक्टिविटीज़ के बारे में जांच परख रखेंगे। सोचो ना यार, आप लोगों ने अभी 10th में पढ़ रहे हो, अब उनको एक अवेयरनेस आ गई ना लोन एक्टिविटीज़ को लेकर, बैंक कैसे काम करता है। जो लोग एजुकेटेड ही नहीं है उनके पास ये अवेयरनेस नहीं होगी। तो मेरा मानना है कि लैक ऑफ एजुकेशन भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि क्यों आज भी बहुत सारे लोग इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट पर डिपेंड करते हैं। तो 3 रीज़न क्या थे हमारे, पहला लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ बैंक, दूसरा प्रॉब्लम ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, और तीसरा लैक ऑफ कोलेटरल, और चौथा लैक ऑफ एजुकेशन। ये आप लिख के आ सकते हो पेपर में। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट इज क्रूशियल फॉर कंट्रीज डेवलपमेंट, एनालाइज द स्टेटमेंट। तो सिंपल है, चीप और अफोर्डेबल क्रेडिट एक कंट्री के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। इसी स्टेटमेंट के सपोर्ट में हमको कुछ चीज़ें लिखनी है। तो चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट का मतलब होता है एक ऐसा लोन जिस पे आपको कम इंटरेस्ट लगे और आप इजीली अफोर्ड कर सको, इजीली उस लोन को ले सको। तो ये बहुत ज़रूरी है कंट्री के डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि सबसे पहली चीज़ जो चीप क्रेडिट होता है, जो सस्ता क्रेडिट होता है, उससे क्या होगा, उससे मदद मिलेगी। जो सोसाइटी के वीकर सेक्शंस है वो भी लोन ले पाएंगे, और वो किन चीज़ों से बचेंगे, वो जो इनफॉर्मल सेक्टर्स में उनके साथ इनफॉर्मल लेंडर जो उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, शोषण करते हैं, उससे बचेंगे। तो चीप क्रेडिट विल अलाउ वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी to enter formal sector for loans and also help them in getting rid from exploitation at the hand of informal lenders. Second thing, अगर चीप क्रेडिट होगा तो इसका मतलब जितना ज़्यादा चीप क्रेडिट होगा, सस्ता लोन मिलेगा, कम इंटरेस्ट रेट पे लोन मिलेगा, उतना ही ज़्यादा लोग लोन लेंगे, क्रेडिट लेंगे, और जितना ज़्यादा लोग क्रेडिट लेंगे इसका मतलब उतना ही ज़्यादा वो इन्वेस्ट करेंगे, उतना ही ज़्यादा उनकी इनकम बढ़ेगी, उतना ही ज़्यादा वो इन्वेस्ट करेंगे एग्रीकल्चर में, बिजनेस में, स्टार्टअप शुरू करेंगे, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में इन्वेस्ट करेंगे। तो सेकंड पॉइंट क्या है, दिस काइंड ऑफ क्रेडिट विल लीड टू मोर लेंडिंग which will lead to higher income and encourage people to invest in agriculture, engage in business and set up a small scale industry. Third thing is, जो चीप क्रेडिट होगा उससे बोरोवर को मौका मिलेगा कि वो उनकी कुछ अच्छी खासी अर्निंग हो पाएगी। अभी क्या होता है ना, जब एक बोरोवर किसी साहूकार से, किसी ज़मींदार से लोन लेता है तो उसकी जो अर्निंग होती है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा लोन वापस करने में और उस पर जो इंटरेस्ट लगा है उस पर वापस करने में ही चला जाता है। मान लो किसी ने लोन लिया 10,000 रुपये का, उसकी अर्निंग हुई 17-18 हज़ार, तो अभी क्या है 17-18 हज़ार में से वो मुश्किल से 2-3 हज़ार ही कमा पाएगा, बाकी पूरा पैसा उसका लोन देने में और इंटरेस्ट रेट देने में चला जाएगा।
लेकिन अगर सस्ता क्रेडिट होगा जिस पे कम इंटरेस्ट रेट लगेगा तो इसका मतलब जो बोरोवर है जिसने लोन लिया है उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बचेगा और वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे को री इन्वेस्ट कर सकेगा और इन सभी चीज़ों से इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी एक्सेलरेट हो जाएंगी। नाउ अब शुरू होता है हमारा राउंड 3 जिसमें हम कवर करने वाले हैं 5 मार्क क्वेश्चंस को। देखो बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं लेकिन सब क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट एक ही होता है। अगर आपने चैप्टर को एक बार रीड कर रखा है, मेरी वीडियोस देख रखी है मनी एंड क्रेडिट को, तो ये सारे क्वेश्चन आप इजीली कर लोगे। अब ये जो 5 नंबर के क्वेश्चन है इसमें आपको क्या याद रखना है कि कम से कम आपको 5 पॉइंट तो लिखने ही लिखने हैं। बाकी डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या पूछा है। अगर क्वेश्चन में अलग अलग क्वेश्चंस पूछे हैं तो उस हिसाब से आपको लिखना है। जैसे ये है, व्हाट इज बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप, पहला क्वेश्चन ये है। एंड डिस्क्राइब एनी 4 एडवांटेजेस ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो 5 नंबर का सवाल है, तो एक तो आपको बेसिक ऑब्जेक्टिव लिखना है और 4 एडवांटेजेस लिखने हैं। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप जैसे कि हमने डिस्कस किया था क्या होते हैं, स्वयं सेवा समूह, स्वयं सहायता समूह। ये ग्रुप होते हैं 15 से 20 लोगों के जो रेगुलरली मिलते हैं और सेविंग्स करते हैं और हर इंसान की सेविंग डिपेंड करती है ऑन देयर कैपेबिलिटी टू सेव। और सेल्फ हेल्प ग्रुप का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है हम सबको पता है। इनका बेसिक ऑब्जेक्टिव है टू ऑर्गेनाइज रूरल पुअर पर्टिकुलरली वुमेन इनटू स्मॉल सेल्फ हेल्प ग्रुप एंड टू मेक देम टू सेव मनी। बेसिक ऑब्जेक्टिव है सेल्फ हेल्प ग्रुप का कि ये जो ग्रामीण इलाकों में गरीब लोग हैं पर्टिकुलरली वुमेन, उनको छोटे छोटे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में ऑर्गेनाइज करना है, उनको बताना है कि दे कैन सेव मनी एंड बिकम सेल्फ रिलायंट। अब सेल्फ हेल्प ग्रुप के 4 एडवांटेजेस क्या है, बेसिकली यहाँ पे अब जो 4 एडवांटेजेस है वो मैंने अगली स्लाइड में रखे हैं क्योंकि यहाँ पे बन नहीं रहे थे सारे। एंड अभी आप मुझे नहीं देख पा रहे होगे बट इट्स ओके फाइन, क्योंकि अभी क्या है 5 नंबर वाले क्वेश्चंस में पूरी स्क्रीन पे आंसर होगा, इसीलिए मैंने खुद को थोड़ा सा हाइड कर लिया है आपको सही तरीके से समझाने के लिए। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप के जो एडवांटेजेस हैं वो अगर आप देखते हो तो सबसे पहला ग्रुप का एडवांटेजेस ये है कि अगर आपका एक सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है या अगर आप एक सेल्फ हेल्प ग्रुप के मेंबर होते हो तो आपको मौका मिलता है क्या करने का, उस सेल्फ हेल्प ग्रुप में से लोन लेने का विद अ लो इंटरेस्ट रेट। आप एक कम इंटरेस्ट रेट पर अपने सेल्फ हेल्प ग्रुप से लोन ले सकते हो। ये पहला एडवांटेज होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप होने का। दूसरा एडवांटेज जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं एक क्वेश्चन में, सेल्फ हेल्प ग्रुप की मदद से लोग जो प्रॉब्लम है कोलेट्रल की उसको ओवरकम कर पाते हैं। कई लोग होते हैं जिनके पास गिरवी रखने के लिए कुछ नहीं होता है तो वो बैंक से लोन नहीं ले पाते, तो ऐसे में उनकी मदद करता है सेल्फ हेल्प ग्रुप। सेल्फ हेल्प ग्रुप हेल्प करता है लोगों को, लोन देता है विदाउट एनी कोलेट्रल। ये होता है हमारा सेकेंड एडवांटेज। तीसरा जो एडवांटेज है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एडवांटेज है। बैंक कहता है कि अगर एक सेल्फ हेल्प ग्रुप लगातार 1.5-2 साल तक रेगुलरली सेविंग्स करता है तो हम उनको अपॉर्चुनिटी देंगे कि वो बैंक से लोन ले सके ऑन द नेम ऑफ द ग्रुप। और ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। अगर एक इंसान अकेला लोन लेगा तो उस पर ज़्यादा प्रेशर रहेगा, लेकिन अगर एक ग्रुप लोन लेगा तो वो प्रेशर कम रहेगा क्योंकि बहुत सारे लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए। तो अगर एक सेल्फ हेल्प ग्रुप रेगुलरली 1.5-2 साल तक रेगुलर सेविंग्स करता है तो वो एलिजिबल हो जाता है लोन लेने के लिए। तीसरा एडवांटेज है। चौथा एडवांटेज ये है, सेल्फ हेल्प ग्रुप हेल्प करता है रूरल पीपल पर्टिकुलरली वुमेन जो ग्रामीण इलाकों में जो गरीब महिलाएं हैं उनको सेल्फ रिलायंट, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाने में हेल्प करता है। और फिफ्थ एडवांटेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि देखो सेल्फ हेल्प ग्रुप है तो सेल्फ हेल्प ग्रुप में रेगुलर मीटिंग्स भी होती हैं। तो ये जो रेगुलर मीटिंग्स होती हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप में, ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती हैं टू डिस्कस अबाउट मेनी सोशल इशूज़, जैसे कि हेल्थ के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में, डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में। ये तो 5 एडवांटेजेस थे सेल्फ हेल्प ग्रुप के। हमको तो 4 ही लिखने थे, हमने 5 लिख दिए और बढ़िया है। ठीक है, मैंने आपको आंसर राइटिंग इसमें बताया था कि जितने नंबर का सवाल मिनिमम उतने पॉइंट्स आपको लिखकर आने हैं। यहाँ पे 4 एडवांटेज पूछे 5 लिखा हो। ये मत करना कि 4 के 7-8 एडवांटेज लिखा है, तब तो एग्जामिनर बोर हो जाएगा। 4 एडवांटेज पूछे 5 लिखा है, दैट्स फाइन। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ डज बैंक प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। ओके, तो ये क्वेश्चन का आंसर हम सबको पता है बट लिखना कैसे है ये हम में से कई लोगों को नहीं पता होगा। ठीक है, क्योंकि हम सभी लोग बैंक जाते हैं तो हमको भी पता है कि बैंक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, आर्थिक विकास में। तो अब हमको बताना है कैसे बैंक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नंबर 1 थिंग, बैंक हमारे पैसे को सेफ कस्टडी में रखता है और जो डिपॉजिटर्स होते हैं उनको इंटरेस्ट देता है, जिससे जो डिपॉजिटर होते हैं उनकी फैमिली इनकम बढ़ती है। नंबर 1 थिंग, सिंपल भाषा में कहूँ तो बैंक हमें मौका देता है हमारे पैसे को सेफ जगह पर रखने का। साथ ही साथ जब जो हम अपना पैसा बैंक में रखते हैं तो बैंक हमें उस डिपॉजिट पर इंटरेस्ट भी देता है और उस इंटरेस्ट की वजह से हमारी फैमिली इनकम भी बढ़ती है। मान लो मैंने बैंक में 10,000 रुपये रखे 1 साल तक, बैंक ने बोला हम आपको कुछ इंटरेस्ट देंगे, तो 1 साल बाद मेरे 10,000 रुपये जो है वो बढ़ जाएंगे, उस पर इंटरेस्ट लग के वो बढ़ जाएंगे। तो इससे क्या है, मेरी कहीं ना कहीं फैमिली इनकम भी इंक्रीज होगी। दूसरा, बैंक का क्या रोल होता है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बैंक क्या करता है, एक मीडिएटर का काम करता है। बैंक 2 तरीके के लोगों को जोड़ता है, एक तो वो जिनके पास बहुत पैसा है, एक वो जिनको पैसे की ज़रूरत है।
बैंक डिपॉजिटर्स और बोरोवर्स को जोड़ता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक कंट्री के डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। तो बैंक क्या करता है, इट एक्ट्स एज अ मीडिएटर बिटवीन दोज हु हैव सरप्लस मनी एंड दोज हु नीड मनी। थर्ड थिंग, बैंक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो करता है वो ये करता है, वो लोन प्रोवाइड करता है। वो बहुत सारे लोगों को लोन प्रोवाइड करता है एट अ रीजनेबल इंटरेस्ट रेट। रीजनेबल इंटरेस्ट रेट यानी कि जस्टिफाइड इंटरेस्ट रेट, एक सही इंटरेस्ट रेट पर वो लोन प्रोवाइड कर देता है। ऐसा नहीं है साहूकार जमींदार की तरह जो बहुत हाई इंटरेस्ट रेट देते हैं। तो बैंक लोन प्रोवाइड करता है बहुत सारे लोगों को एट रीजनेबल इंटरेस्ट रेट। फोर्थ थिंग, बैंक क्या करता है, बैंक जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, इंडस्ट्रियल सेक्टर है, इनको प्रमोट करता है। कैसे प्रमोट करता है, बाय प्रोवाइडिंग देम लोन्स, बाय प्रोवाइडिंग देम चीप लोन्स, सस्ते इंटरेस्ट रेट, कम इंटरेस्ट रेट पर बैंक एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल सेक्टर को लोन्स देकर इनको प्रमोट करता है। और इससे क्या होता है, हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होता है। एंड द लास्ट थिंग, बैंक क्या करता है, हमारे देश की जो छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशंस है जो चाहती हैं खुद को ग्रो करना, वो कैसे ग्रो करती है, बैंक उन सबकी फंडिंग करता है। तो बैंक क्या करता है, बैंक ऑल्सो प्रोवाइड्स फंड टू डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन विद इन द कंट्री टू मेक देम ग्रो। तो बैंक कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री, 5 चीज़ें हैं, लिखाना। पहला, बैंक हमारा पैसा सेफ जगह पर रखता है, हमको डिपॉजिट्स पर इंटरेस्ट देता है जिससे हमारी फैमिली इनकम इंक्रीज होती है। दूसरा, बैंक मीडिएटर का काम करता है डिपॉजिटर्स और बोरोवर के बीच में। बैंक लोन्स प्रोवाइड करता है। फोर्थ, बैंक एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल सेक्टर्स को प्रमोट करता है बाय प्रोवाइडिंग चीप लोन्स जिससे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होता है। फिफ्थ, बैंक छोटी छोटी जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती है उनकी फंडिंग करता है जिससे वो ऑर्गेनाइजेशंस भी बढ़ पाती है। बहुत ही आसान था। मूविंग ऑन टू लास्ट क्वेश्चन, स्टेट 5 फंक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो आरबीआई क्या फंक्शंस परफॉर्म करता है हमने पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। 2 नंबर में भी ये सवाल आया, 3 नंबर में भी और 5 नंबर में भी। इसका मतलब ये सवाल बहुत ज़रूरी है और ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन आने ही वाला है, बिल्कुल पक्का है, आपके पेपर में ये क्वेश्चन लिख चुका है, ठीक है। तो आरबीआई क्या फंक्शंस परफॉर्म करता है हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, तो एक बार जल्दी डिस्कस और कर लेते हैं। पहली चीज़, इट इशूज़ करेंसी ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आरबीआई करेंसी इशू करता है। ये जो नोट्स कॉइन्स कहाँ से आ रहे हैं, आरबीआई से आ रहे हैं। सेकंड थिंग, आरबीआई सुपरवाइज करता है सारे फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट को। हमारे इंडिया में जितने भी बैंक्स हैं उनका सुपरविजन कौन करता है, आरबीआई करता है। थर्ड थिंग, आरबीआई चेक करता है कि ये जो बैंक्स है ये अपने पास एक मिनिमम कैश बैलेंस मेंटेन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था इसी वीडियो में कि मिनिमम कैश बैलेंस मेंटेन करना क्यों ज़रूरी है, जिससे अगर कभी कोई डिपॉजिटर आ जाए तो उसको आप कुछ पैसे दे सको। ऐसा नहीं कि आप डिपॉजिट के सारे पैसे बोरोइंग में, लोन देने में लगा दो, ठीक है। इसीलिए मिनिमम कैश बैलेंस करना ज़रूरी है। तो बैंक आरबीआई चेक करता है कि जो बैंक है ये एक मिनिमम कैश बैलेंस मेंटेन कर भी रहे हैं या नहीं। फोर्थ फंक्शन क्या होता है, आरबीआई देखता है कि जो बैंक है ये क्या सबको इक्वली लोन दे रहे हैं या फिर ये एक फेवरिज्म कर रहे हैं कि सिर्फ उन्हीं लोगों को लोन देते हैं जो प्रॉफिट मेकिंग बिजनेसेस हैं या जो बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं और उनको लोन नहीं देते जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, स्मॉल बोरोवर्स हैं। ये भी आरबीआई इंश्योर करता है। दैट आरबीआई ऑल्सो इंश्योर्स दैट बैंक नॉट ओनली गिव लोन्स टू प्रॉफिट मेकिंग बिजनेसेस एंड ट्रेडर्स बट ऑल्सो टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड स्मॉल बोरोवर्स। ऑल्सो पीरियडिकली आरबीआई हर बैंक से कहता है कि आप एक रिपोर्ट सबमिट करो हमें, जिसमें आप हमें बताओगे आपने कितना किसको लोन दिया है, कितने इंटरेस्ट रेट पे दिया है और किसको दिया है, ठीक है। यानी कि फिफ्थ फंक्शन क्या होता है, पीरियडिकली टाइम टू टाइम आरबीआई सारे बैंक से कहता है कि इंफॉर्मेशन सबमिट करो, रिपोर्ट सबमिट करो, जिसमें आप हमें बताओगे आपने किसको कितना लोन दिया है, कितने इंटरेस्ट रेट पे दिया है और किसको दिया है, ठीक है, और कितने टाइम के लिए दिया है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आरबीआई मांगता है हर बैंक से टाइम टू टाइम। और सिक्स्थ फंक्शन आरबीआई क्या करता है, आरबीआई गाइडलाइंस इशू करता है। आरबीआई हर बैंक को बताता है, गाइडलाइंस इशू करके बताता है कि आपको कितने डिपॉजिट पर कितना इंटरेस्ट रेट देना है, कितने लोन पर कितना इंटरेस्ट रेट देना है। तो अगर पूरी तरीके से देखा जाए तो आप कह सकते हो आरबीआई जो है ना वो सारे बैंक को, इंडिया में जितने भी बैंक्स हैं, जितने भी कोऑपरेटिव्स हैं, उनको चलाता है, ठीक है। आरबीआई हेड है इन सबका। तो आपको दिख गए 5 फंक्शन, या तो 6 फंक्शन है, बढ़िया है, 6 फंक्शन है, 6 के 6 सही है, तो आपके ये 5 नंबर तो पक्के हो गए, ठीक। तो यहाँ तो खत्म होती है हमारी वीडियो फॉर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फॉर चैप्टर मनी एंड क्रेडिट। आई होप आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में विथ न्यू चैप्टर और उस चैप्टर के नए नए सवाल। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एवरीवन, तैयारी जारी रखो, ऑल द बेस्ट।